हेलो फ्रेंड्स, दीपक यूट्यूब में चैनल में स्वागत है। हमने जब भी लास्ट की वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स वर्ड को डिफ़ाइन किया था और आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के प्रयास करेंगे। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, एक सामान्य शास्त्र है जिसको कभी राजनीतिक शास्त्र के तौर पर पढ़ा जाता था, लेकिन आज इसको एक स्वयं विषय के तौर पर देखा जाता है। आर्थिक व्यवस्था अर्थात क्या हम धन का अध्ययन। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक अपने क्षेत्र पर डिफाइन किया और आधुनिक रूप दिया। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था राष्ट्र के धन स्वरूप तथा कारणों का अध्ययन। राष्ट्रों के धन स्वरूप तथा कारणों का अध्ययन। राष्ट्रों के धन स्वरूप कारणों का अध्ययन। धन स्वरूप कारणों का अध्ययन, जो उन्होंने 1776 में बुक लिखी थी। इस बुक को इंग्लिश में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पे जाना गया, जिनमें इन्होंने अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तौर पर परिभाषित किया, स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन किया और इसको एक वैज्ञानिक रूप भी दिया। एडम स्मिथ ने जो अपनी डेफिनेशन दी, यहाँ पे अर्थशास्त्र को उन्होंने धन के आधार पर दी। कहें तो उनकी जितनी परिभाषाएं दी गई हैं या अर्थशास्त्र को जो उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने वहाँ पे मनी को एक महत्वता दी है। धन स्वरूप के आधार पे अर्थशास्त्र को इन्होंने डिफाइन किया। इनका मानना था कि जो अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी वो डेफिनेशन इनकी थी। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र के धन के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र के धन के स्वरूप के कारणों की जांच करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। एडम स्मिथ द्वारा जो दी गई परिभाषाएं थी, इसकी कुछ अपनी ही विशेषताएं थी। एक तो एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी उसमें धन को आधार माना। दूसरा जो परिभाषा थी एक व्यक्तिगत परिभाषा थी, मतलब इंडिविजुअली ग्रोथ, व्यक्तिगत समृद्धि की परिभाषा थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो मानवीय सुखों के आधार पर परिभाषा दी गई। इसमें कुछ कमियां भी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन ही सब है। व्यक्ति बिना धन के भी भोजन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनकी परिभाषाओं की आलोचना करते हुए कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं, वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें मार्शल पीको का नाम सबसे आगे आता है। मार्शल पीको ने एडम स्मिथ द्वारा जो दी गई डेफिनेशन को एक घृणित विज्ञान भी कह के इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि भाई धन ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य अगर किसी चीज़ को खरीदता है तो उससे अगर उसको संतुष्टि प्राप्त होती है तो ही वो उसको प्रयोग करेगा, अन्यथा उसको नहीं करेगा। तो जरूरी नहीं कि वह चीज़ धन से हो, वो बिना धन के भी अगर आपको मिलती हो तो उससे भी वो अपनी कहूँ तो अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, या जो भी है। मार्शल तथा पीगो ने जो परिभाषाएँ दी, उन्होंने अर्थशास्त्र को वेलफेयर डेफिनेशन के तौर पे दी। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का आधार न मानकर मानव कल्याण का आधार माना। उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र वह है जो मनुष्य कल्याण का अध्ययन करे, कि मनुष्य को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बताना। अब मार्शल ने अपनी डेफिनेशन दी, तो मार्शल द्वारा अपनी डेफिनेशन में लिखा गया, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह सामाजिक कार्यों के अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से घनिष्ठ तौर से जुड़ा हुआ हो या संबंधित रखता है। अब मार्शल की जो दी गई परिभाषाओं के अपने स्तर पर एक विशेषता थी। मार्शल ने जो परिभाषा दी वो वास्तविक अर्थशास्त्र से जोड़ के दी। अर्थात में उन्होंने वास्तविक मनुष्य क्रियाओं का अध्ययन किया कि मनुष्य को क्या चाहिए, क्योंकि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन की हम बात करते हैं। और
मतलब मार्शल ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के तौर पे दर्शाया। साथ ही साथ मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र को एक साधारण मनुष्य का अध्ययन बताया। तो और अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया कि क्या क्या क्रियाएं हैं, क्या कौन सी क्रियाएं हैं। साथ साथ मनुष्य के मानव व्यवहार के उन भौतिक स्वभाव के साथ जोड़ा जो मनुष्य को कल्याण करते हैं। तो दोनों की परिभाषाओं में बहुत अंतर है। अब कुछ इनकी भी कमियां थी। इनकी कमियों को सुधारने के लिए रॉबिन्स आई। रॉबिन्स ने दुर्लभता तथा सीमित संसाधनों की परिभाषाएं दी। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स के विख्यात एक प्रोफेसर ली ओनस रॉबिन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस बुक का नाम था एन एसे द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को पूर्णतः एक नया रूप उन्होंने दिया। रॉबिन्स कहती हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और विकल्पों के योग वाले सीमित संसाधनों के पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता हो। दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक योग वाले सीमित संसाधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता हो। उनके अनुसार वह है अर्थशास्त्र का। ठीक, हमने इन अर्थशास्त्र को 3 अर्थशास्त्रियों के तौर पर परिभाषित किया। देखो, रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में सीमित कहा था कि भाई मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जिसकी जो आवश्यकताएं असीमित है, जैसे कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, और उस असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वह उन प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता मांगता है। अब अर्थशास्त्र में उसी का ही अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है, क्योंकि इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं है, असीमित है, और उस असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। इन सीमित संसाधनों के द्वारा ही हमें अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती हैं। यही ही अर्थशास्त्र, इसी के बारे में जानना ही अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। हम ये नहीं कहते कि अर्थशास्त्र को एक क्षेत्र को देखा गया, अर्थशास्त्र को अलग अलग क्षेत्र से परिभाषित किया गया। रॉबिन्स की परिभाषा में थोड़ा सा बताने को, मानव मनुष्य का आचरण है। मुझे आवश्यकता है, मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं, मेरे पास क्या है, सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन की वजह से मुझे क्या होगा, एक अल्टरनेटिव चॉइस मतलब विकल्प चुनना होगा, विकल्प आएगी, और जब विकल्प चुनूंगा तो मेरे सामने एक आर्थिक समस्या बनेगी, जो कि अर्थशास्त्र का आधार है कि क्या बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कितने का बनाऊं, कौन सा बनाऊं और कौन प्रयोग करेगा। यही आर्थिक समस्या है और इसी का ही अध्ययन करना ही हमारा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को अलग अलग क्षेत्र में परिभाषित करके अर्थशास्त्र की आवश्यकताएं दर्शाई गई कि बताया गया अर्थशास्त्र आज का उस समय का शास्त्र नहीं था जब हमने राज्य के साथ जोड़ के पढ़ लिया था, लेकिन आज का जो अर्थशास्त्र एक विस्तृत अर्थशास्त्र है। अगर इसी शास्त्र में मैं आपके कुछ प्राचीन परिभाषाओं को, अगर मैं कहूँ प्राचीन अर्थशास्त्रियों की बातों को भी जोड़ने की कोशिश करूँ, तो शुक्राचार्य, सब जानते हैं शुक्राचार्य को आर्थिक विचारों का पितामह कहा जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कहा था कि श्रुति स्मृति के अनुसार राजा के कार्यों का वर्णन और धन अर्जन, राजा के कार्यों का वर्णन और धन अर्जन करने की युक्ति को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, आगे शुक्र, एक समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री पर देखा जाता है उनको, शुक्र ने राजा से संबंधित शास्त्र के आधार पर इसको परिभाषित किया। कौटिल्य ने अपनी जब पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उस समय की राजनीतिक शास्त्र लिखी गई, अर्थशास्त्र एक सामान्य पुस्तक थी, तो उन्होंने उसमें अर्थशास्त्र को बताया था। अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव व्यवहार अर्थात जीविका को अर्थ में कहते हैं। मानव व्यवहार अर्थात जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से मुक्त भूमि का नाम अर्थ है, और इसी भूमि को प्राप्त करने, रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ये चाणक्य का मानना है।